हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीपी प्रो एजुकेशन। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। उन्हें एमसीक्यूज को हम आज की इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। प्यारे साथियों, तो सबसे पहले कहना चाहूँगा, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि प्यारे साथियों, यह चैनल एक डीपी प्रो एजुकेशन एकमात्र ऐसा चैनल जो के लिए बहुत ही बेहद अच्छा होने वाला है। आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये प्रोवाइड करा रहा है। आपको जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जो कि वायरल एमसीक्यूज है, हर साल पूछे जाने वाले बायोलॉजी के एमसीक्यूज है, उनको मैं आज की लेक्चर में आपको, आज के इस लाइव सेशन में आपको बताने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखना, ताकि वीडियो पूरी समझ में आ सके। ठीक है, आंसर आप लोग देना। ठीक है, आपका एक तरह से टेस्ट मान के चलो, आंसर इन क्वेश्चंस का आप लोग देना। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आप लोगों को आंसर देके बता दूंगा। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको बता दूंगा। एक तरह से आपका मॉडल पेपर हल करवा रहा हूं मैं आपको। आपका खुद का, आपको क्या देखना होगा, आपका खुद को, आपको नॉलेज, आपकी प्रिपरेशन, आपकी तैयारी देखनी होगी, आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, आपकी तैयारी जांचना आज की इस लाइव सेशन के माध्यम से। ओके, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्यारे साथियों। भी देखिए, डेंगू रोग वाहक है। भाई बताओ, डेंगू रोग का वाहक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हर बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम्स में फंसने के 100% चांस होते हैं। इनमें से 34 क्वेश्चन में से, सारे क्वेश्चन में से ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, बताओ, डेंगू रोग का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर होता है, ग्रह मक्खी होता है, या फिर एनाफ्लीज मच्छर होता है? कौन सा होता है बताओ? हाउस फ्लाई होता है, एडीज मॉस्क्यूटो होता है, क्यूलेक्स होता है, एनाफ्लीज होता है? बताओ। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर डेंगू रोग का वाहक होता है। और आपको पता है एनाफ्लीज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। ध्यान रखना, आपको ये दोनों मच्छर हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मलेरिया का और एडीज मच्छर। एडीज मच्छर डेंगू होता है, ठीक है, इसके कारण, और एनाफ्लीज के कारण मलेरिया होता है। साथियों, एक बार अपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक बार लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर देना इस सेशन को, ताकि वो भी ये वीडियो देख सके। सबसे मैं आप रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपसे अपील करना चाहूँगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। बताओ, कौन सा अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है? बताओ, राइट आंसर बताओ। अप्राकृतिक आपसे पूछा है तो वन है, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वन क्या प्राकृतिक है। घास के मैदान में प्रवास शैलमाला भी नहीं होगा। कृषि क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र क्या है? अप्राकृतिक है। ठीक है, अप्राकृतिक कैसे? क्योंकि यहाँ पे कृत्रिम एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या मानव के द्वारा कृषि उगाई जाती है, नहीं उगाई जाती है, तो यह क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो ये अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होगा? कृषि क्षेत्र होगा। ठीक है, कृषि क्षेत्र कैसा है? एक अप्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाइए, मेरे को आंसर बताइए आप। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन चेक करना सभी स्टूडेंट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ। पीतक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा होता है, कैसा होता है? क्लीडोइक होता है, सेंट्रिलेसिथल होता है, मीजोलेसिथल होता है, एलेसिथल होता है? कैसा होता है? पीतक की मात्रा के आधार पर मुर्गी का अंडा होता है, कैसा होता है? बताओ। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर लगाओ। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड। यहाँ पे क्लीडोइक होता है, कैसा होता है? क्लीडोइक होता है। पीतक की मात्रा के आधार पर, पीतक की जो मात्रा पाई जाती है मुर्गी के अंडे में, उसके आधार पर कैसा होता है? क्लीडोइक होता है। राइट आंसर आपका क्लीडोइक होगा। साथियों, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। संपूर्ण दुनिया में सामान्यतः इस विटामिन की कमी पाई जाती है। कौन सी विटामिन की कमी पाई जाती है दुनिया में ज्यादातर? बताओ। एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ए हो गया, कौन से? बताओ भाई। विटामिन सी। विटामिन सी को क्या बोला जाता है? विटामिन सी को बताओ क्या बोला जाता है? देखिए, एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है, वो कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होता है? विटामिन सी। ठीक है, फॉलिक अम्ल विटामिन 9। ठीक है, फॉलिक एसिड विटामिन B9 होता है। ठीक है, विटामिन B9 होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, कौन सी विटामिन की कमी ज्यादातर पाई जाती है? बताओ कौन सी विटामिन? राइट आंसर लगाओ आप साथियों, राइट आंसर आपको लगाना होगा। ठीक है, विटामिन 9, विटामिन B9 की कमी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सामान्यतः विटामिन किसकी कमी पाई जाती है? विटामिन B9, फॉलिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक एसिड। ठीक है, किसकी? फॉलिक एसिड आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? चौथे में आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फॉलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर होगा, फॉलिक एसिड। अब अगला क्वेश्चन देखिए। प्रत्योर्ज, ठीक है, प्रत्योर्ज रोग में निम्नलिखित का सांद्रता रक्त प्लाविका में बढ़ जाता है। बताओ भाई, प्रत्योर्ज जो रोग होता है उसमें निम्नलिखित का सांद्रता रक्त प्लाविका में बढ़ जाता है, क्या बढ़ता है? वो आपको यहाँ पे बताना होगा। बताओ भाई, राइट आंसर लगाना आप यहाँ। ठीक है, राइट आंसर लगाना। आपके सामने क्या, कौन सी एंटीबॉडी बढ़ जाती है? बताओ भाई, एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA, IgD, IgE, IgE, बताओ कौन सी होती है? कौन सी एंटीबॉडी होती है? राइट आंसर लगाओ सभी साथी, राइट आंसर लगाओ कमेंट बॉक्स में। वेरी गुड। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? IgE एंटीबॉडी बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर आपका IgE होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डिम्बोत्सर्जन के बाद, ठीक है, डिम्बोत्सर्जन के बाद ग्राफियन पोटिका, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है, वो किस में बदल जाता है? बताओ भाई। डिम्बोत्सर्जन, डिम्ब के उत्सर्जन के बाद में, या फिर हम बोल सकते हैं अंडोत्सर्जन। ठीक है, ओव्यूलेशन हम बोल सकते हैं। ओव्यूलेशन, ग्राफियन फॉलिकल किस में टर्न हो जाती है? वही बताओ, किस में बदल जाती है?
पीत पिंड में, महासंयोजन पिंड में, श्वेत पिंड में या फिर ऑर्टेसिया पिंड में। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? राइट आंसर लगाओ। राइट आंसर यहाँ पे किस में बदल जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल जाती है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस की क्लासें ली होंगी उनको पता है ऑलरेडी, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में चेंजेस हो जाता है? कार्पस ल्यूटियम में, पीत पिंड में चेंज हो जाता है आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के तुरंत बाद उत्सर्जन, ओवम के उत्सर्जन के तुरंत बाद ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन पुटिका वो किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ए होगा साथियों। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। पोलन किट पराग भित्ति में होता है, क्या होता है भाई? पोलन किट पराग भित्ति में क्या होता है बताओ भाई? वायु परागित पुष्पों में मात्र, जल परागित एवं वायु परागित पुष्पों में पोलन कीट पराग भित्ति में होता है, बताओ भाई। कीट परागित एवं जंतु परागित पुष्पों में, वायु परागित एवं कीट परागित पुष्पों में किस में होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर होगा, कीट परागित एवं जंतु परागित पुष्पों में। पोलन कीट पराग भित्ति किस में होती है भाई? कीट परागित एवं जंतु परागित पुष्पों में होती है, ठीक है। पोलन कीट पराग भित्ति किसमें? कीट परागित और जंतु परागित पुष्पों में। साथियों एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं दोबारा से अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार वीडियो को लाइक करके सभी स्टूडेंट एक बार शेयर कर देना ताकि सारे स्टूडेंट्स ये क्लास ले सके, क्योंकि जो आपको मैं इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के तौर पर, ठीक है। और ऐसे ही अगर एमसीक्यू लेना चाहते हो आप तो ना आप एग्जाम के 2 दिन पहले भी ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको ऐसे मॉडल पेपर दूंगा, ऐसे आपको 10 मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है। कि समथिंग आपके 10 या फिर 8 दिखे शायद, आपके 8 मॉडल पेपर होंगे, ठीक है। 8 मॉडल पेपर मैं आपको ऐसे दूंगा जो कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के, ठीक है। आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित प्रश्न होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। अगर ऐसे 8 मॉडल पेपर मेरे से लेना चाहते हो आप, देखिए आपको इस सेशन को मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर लेना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर, हमारे हेल्पलाइन नंबर रहेंगे 7877677460 पे मैसेज करके आप प्राप्त कर लेना साथियों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप अगर 8 मॉडल पेपर को हल कर लोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप आसानी से ना 60+ नंबर ले आओगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आपके 60+ नंबर आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। मैं बिल्कुल गारंटी आपको बिल्कुल दावे के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे मॉडल पेपर्स हैं जो कि प्रीवियस के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बनाए हुए हैं और जो हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस इनमें रखे गए हैं, ठीक है। तो ले लेना अगर आपको लेना हो तो, क्योंकि साथियों मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ 7877677460 नंबर पे मैसेज करके ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू ले सकते हो आप। मॉडल पेपर 8 मॉडल पेपर मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो इन नंबर पे मैसेज करके आप ये प्राप्त कर लेना साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर आपको लेना है तो आप मुझसे प्राप्त कर लेना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्नलिखित मिनी सैटेलाइट की पहचान पर डीएनए फिंगरप्रिंट निर्भर है, किस पर है भाई बताओ? कौन सी मिनी सैटेलाइट की पहचान पर डीएनए फिंगरप्रिंट है वो निर्भर है? ऑप्शन आपके सामने है चारों, बताओ भाई। लघु डीएनए अनुक्रमों को पुनरावृत्त कूट संकेतन, लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्त अकूट संकेतन, लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्त कूट एवं अकूट संकेतन। क्या होगा? लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्त रहित अकूट संकेतन क्या होगा? राइट आंसर लगाओ 8वें क्वेश्चन में। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो मिनी सैटेलाइट की पहचान पर डीएनए फिंगरप्रिंट निर्भर है वो कौन सी है? लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्त अकूट संकेतन, ठीक है। क्या होता है? रिपीटेड नॉन कोडिंग शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस, कौन सा है? नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस होगा आपका रिपीटेटिव, ठीक है। तो कौन सा मिनी सैटेलाइट की पहचान पर डीएनए फिंगरप्रिंट निर्भर है? लघु डीएनए अनुक्रमों का पुनरावृत्त अकूट संकेतन पर। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप देखते चलिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके लिए बता रहा हूँ। देखिए एचआईवी विषाणु में निम्नलिखित आनुवंशिक सामग्री होती है, कौन सी आनुवंशिक सामग्री होती है बताओ भाई? कौन सी सामग्री होती है? आपको पता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि जो एड्स होता है, जो एचआईवी वायरस होता है वो किसके कारण होता है? आरएनए वायरस होता है, ठीक है। एचआईवी जो वायरस है क्या है? आरएनए वायरस होता है। अगर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। अब आरएनए वायरस कैसा होता है? एक लड़ी आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस में जो जिसकी स्ट्रक्चर देखो तो आप एक लड़ी होती है, ठीक है, और 2 लड़ी होती है, वो किसकी होती है? डीएनए की होती है। डीएनए में द्विलड़ी संरचना होती है, द्विलड़ी डीएनए। तो कैसा होता है भाई? एचआईवी आरएनए वायरस है तो आरएनए में एक लड़ी पाई जाती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? एक लड़ी आरएनए, जो कि क्या है? एचआईवी विषाणु में कौन सी आनुवंशिक सामग्री उपस्थित होती है? एक लड़ी आरएनए, ठीक है। जो एचआईवी जो विषाणु होता है, जो वायरस होता है, जो एड्स के लिए होता है, ठीक है, एड्स के लिए उत्तरदायी होता है, एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए वो होता है एक लड़ी आरएनए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पैरेन्काइमा के ऊतक संवर्धन में निम्नलिखित की उपस्थिति में सूत्र विभाजन त्वरित होता है, बताओ भाई किसकी उपस्थिति में? मात्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में, या फिर साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन एवं साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन। पैरेन्काइमा का जो ऊतक संवर्धन होता है उसमें किसकी उपस्थिति में सूत्री विभाजन त्वरित होता है, बताओ भाई किसकी उपस्थिति में सूत्री विभाजन त्वरित होता है? राइट आंसर लगाना आपको।
राइट आंसर, वेरी गुड। यहाँ पे आपका सी होगा, ठीक है। ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन की उपस्थिति में क्या होता है, पैरेन्काइमा में ऊतक संवर्धन होता है, ठीक है। पैरेन्काइमा के ऊतक संवर्धन में क्या होता है, ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन है वो प्रेरित होता है, ठीक है। ऑक्सिन एवं साइटोकाइनिन है वे एक्टिव होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का आदिम पूर्वज है, बताओ भाई। ड्रायोपिथेकस हो गया, रामापिथेकस हो गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया, सिवेपिथेकस हो गया। क्या होगा करेक्ट आंसर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग एजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। बताओ भाई, बायो फर्टिलाइज किसकी प्रेजेंस के कारण, बताओ भाई किसकी प्रेजेंस के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 11 में क्वेश्चन में आपका राइट आंसर क्या होगा, वेरी गुड, सी ऑस्ट्रेलोपिथेकस। कौन सा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइकोरिजा, ठीक है। माइकोरिजा उसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में अगर बोला जाता है माइकोरिजा बोला जाता है इसको, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा मनुष्य का आदिम पूर्वज है भाई, कौन सा मनुष्य का आदिम पूर्वज है, वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। आपका करेक्ट आंसर हो। देखिए आपने ऐसे क्वेश्चन मेरे को पता है, आई थिंक आपने देखे ही नहीं होंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है किसमें, रंग बढ़ाने के लिए, स्वाद बढ़ाने के लिए। बताओ भाई इन दोनों में से ही बता दो राइट आंसर, इनमें से ये आपका मोनोसोडियम जो ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसको किस में करते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए, फ्लेवर इनहेंसर है ये। कैसा है, फ्लेवर इनहेंसर है। मोनोसोडियम जो ग्लूटामेट होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए, फ्लेवर इनहेंसर है। क्या है कि फ्लेवर इनहेंसर आपका करेक्ट आंसर होगा, स्वाद बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की आधारभूत इकाई है, बताओ भाई। एमाइड, पेप्टोन, पेप्टाइड, एमिनो अम्ल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे बताना होगा। बताओ क्या होगा बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज, बहुत सिंपल है प्यारे साथियों। मेरे को पता है हमारे जितने भी रसगुल्ले इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जितने भी प्यारे लॉलीपॉप्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो करेक्ट आंसर लगा के आएंगे, मेरे को पता है। क्योंकि डीबी प्रो एजुकेशन क्वेश्चन ही ऐसे करवाता है जो कि सीधे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, सीधे एग्जाम्स में फंसने वाले क्वेश्चन होता है। तो 13 में आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एमिनो अम्ल। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन की कौन सी यूनिट है भाई, बेसिक यूनिट क्या होगी, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल से जुड़कर भी प्रोटीन बने होते हैं। प्रतिलिपि के बाद एमआरएनए अणु क्या करने लगता है, बताओ। प्रतिलिपि के बाद में, प्रतिलिपि या फिर कॉपी के बाद में हम कह सकते हैं, प्रतिलिपि या फिर कॉपी के बाद में, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए मॉलिक्यूल क्या करने लगता है, स्वयं को दोहराने लगता है, अपनी मूल संरचना में आने के लिए पुनः संगठित होता है, या फिर का विघटन हो जाता है, या फिर कोशिका द्रव्य में चला जाता है। राइट आंसर क्या होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कोशिका द्रव्य में चला जाता है, ठीक है। प्रतिलिपि यानी कॉपी पर जो एमआरएनए की कॉपी होने के बाद में, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में एमआरएनए अणु क्या करता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन होता है भाई, बताओ। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन दी ह्यूमन, कहाँ लेता है भाई, बताओ। योनि में, अंडाशय में, योनिमुख में, फैलोपियन नलिका में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है साथियों। फैलोपियन ट्यूब आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब इज करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजेशन कहाँ प्लेस होता है भाई, कौन सी जगह टेक प्लेस कहाँ होता है भाई, मनुष्य में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अधिक ऊर्जा उपलब्ध होती है, बताओ भाई किस में होती है। मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन छोटी खाद्य श्रृंखला, लंबी खाद्य श्रृंखला, छोटी खाद्य चक्र में होती है, या फिर लंबी खाद्य चक्र में होती है, किस में होती है। मोर एनर्जी इज अवेलेबल इन किस में होती है, बताओ। 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ए, ऑप्शन नंबर ई। छोटी जो खाद्य श्रृंखला होती है, सॉल्टर फूड चैन होता है, ठीक है। जो सॉल्टर जो फूड चैन होता है उसमें अधिक ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है। एक तरह हम बोल सकते हैं जो हैवी फूड नहीं होते हैं, ठीक है। हैवी फूड्स नहीं होते हैं, जो फूड्स क्या होते हैं, नॉर्मली होते हैं। जो फूड्स नॉर्मली होते हैं, छोटी खाद्य श्रृंखला वाले होते हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, छोटी खाद्य श्रृंखला में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मैरस्मस रोग निम्नलिखित में से किस अंतर्ग्रहण से होता है, कम के अंतर्ग्रहण से होता है, किसके कारण होता है भाई मैरस्मस रोग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। आवश्यक एमिनो अम्ल, फोलिक अम्ल, कैलोरी, जस्ता, क्या होगा राइट आंसर, सिंपल है भाई। किस सैंपल है मैरस्मस रोग निम्नलिखित के कम अंतर्ग्रहण से होता है, किसके कम अंतर्ग्रहण से होता है भाई, कैलोरी। कैलोरी जो होती है, कैलोरी जो ऊर्जा होती है, तो मैरस्मस रोग किसकी कमी से होता है, ये क्या होता है, कैलोरी जो ऊर्जा कम मिल जाती है ना बच्चों को बचपन में क्या है, प्रॉपर खाना पीना नहीं मिलता, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, प्रॉपर कैलोरी नहीं मिल पाती है। तो इन कैलोरीज की वजह से क्या है, प्रोटीन की कमी से हम एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की कमी से होता है वैसे मैरस्मस, लेकिन प्रोटीन की कमी से क्या होता है, कैलोरीज, ठीक है। कैलोरीज जब वो प्रॉपर मिल नहीं पाती है, उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है। यहाँ पे इसका आंसर है वो एमिनो अम्ल लगा के आता है, एसेंशियल एमिनो एसिड। लेकिन यहाँ इसका
राइट आंसर क्या है? कैलोरीज। ठीक है, कैलोरीज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन संश्लेषण का समारंभ कोडान है, बताओ भाई। प्रोटीन संश्लेषण का, प्रोटीन सिंथेसिस का स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है? AUG, CAU या फिर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे लगा हुआ है ऑलरेडी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, AUG। कौन सा है भाई? स्टार्टिंग कोडॉन कौन सा है? AUG कोडॉन है, जो क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का स्टार्टिंग कोडॉन है, समारंभ कोडॉन हम इसे कह सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक mRNA कोडॉन नहीं है? कौन सा नहीं है? UUG, TAC, UCU या फिर UUU? कौन सा नहीं है भाई? mRNA कोडॉन नहीं है, कौन सा नहीं है? और बाकी mRNA कोडॉन है लेकिन एक नहीं है, आपको इनमें से सारे में से बताना होगा। राइट आंसर लगाओ सी, वेरी गुड। TAC क्या है? एक mRNA कोडॉन नहीं है। 19 में क्या है? राइट आंसर आपका TAC। ठीक है, TAC mRNA कोडॉन नहीं है, बाकी सारे mRNA कोडॉन हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग निर्धारण का आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत दिया था, किसने दिया था भाई बताओ? लिंग निर्धारण का आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर लगाओ, जेनेटिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन वाज गिवन बाय ब्रेजेज द्वारा, मेंडल द्वारा, मॉर्गन द्वारा, ब्राउन द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था? बताओ 20वें में राइट आंसर किसके द्वारा? ब्रिजेज के द्वारा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिजेज के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिजेज के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? ब्रिजेज के द्वारा। लिंग निर्धारण का आनुवंशिक संतुलन सिद्धांत, लिंग निर्धारण का जेनेटिक बैलेंस ऑफ थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसके द्वारा दिया गया था? ब्रिजेज के द्वारा, ब्रिजेज द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है साथियों आपका। मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां जन्म नियंत्रण में सहायता करती हैं, बताओ कैसे करती है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुख्य जो गर्भनिरोधक गोलियां होती है वो जन्म नियंत्रण में सहायता करती है, बट कैसे करती है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। बताओ भाई, शुक्राणुओं को मारकर, डिम्बों को मारकर, डिम्बोत्सर्जन को रोककर, ओव्यूलेशन को रोक सककर, डिम्बों को मारकर यानी ओवम जो रिलीज होता है उसको मारकर, ठीक है, डिग्रेड करके, शुक्राणु को मारकर कैसे करती है? एक चौथा ऑप्शन और मैं आपको अभी बता रहा हूँ जस्ट, ठीक है, लेकिन तीसरा आंसर है वो उसी में से। ठीक है, आंसर आपका इन्हीं में से ही, आप मेरे को आंसर बता दीजिए आप, राइट आंसर क्या होगा? डिम्बोत्सर्जन को रोककर। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस की हमारी क्लासेस ली उनको पता होगा डिम्बोत्सर्जन को रोककर। ठीक है, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प इन बर्थ कंट्रोल बाय, क्या करती है? डिम्बोत्सर्जन यानी ओवम के रिलीज को रोकती हैं। ठीक है, ओवम के रिलीज को रोकती हैं, ओव्यूलेशन को रोकती हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आंसर देखिए साथियों, चौथा ऑप्शन आपका ये रहा, शुक्राणु एवं डिम्ब के बीच अवरोध बनकर, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट होगा। हेमिंग पक्षी एवं बाज स्पष्ट करती है, क्या करती है भाई बताओ? क्या स्पष्ट करती है? हमिंग जो पक्षी होता है, हमिंग बर्ड्स एंड हॉक इल्यूस्ट्रेट होते हैं, वो क्या करते हैं भाई बताओ? क्या स्पष्ट करते हैं? अभिसृत विकास, अनुरूपता, समांतर विकास, अनुकूल विकिरण, क्या करते हैं? राइट आंसर आपका 22 में ऑप्शन नंबर डी होगा, अनुकूल विकिरण। अनुकूल विकिरण इज करेक्ट आंसर। ओके, हमिंग पक्षी एवं बाज क्या स्पष्ट करते हैं? अनुकूल विकिरण, अनुकूल विकिरण यानी एडेप्टिव रेडिएशन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय उत्तरदायी है, किसके लिए बताओ भाई? क्रॉसिंग ओवर इन डाइप्लॉइड, ठीक है, द्विगुणित जीवों, डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, बताओ जीनों को प्रभावित करने के लिए, एलेलो के पृथक्करण के लिए, संलग्न जीनों के पुनः संयोजक के लिए, जीनों की संलग्नता के लिए, किसके लिए होते हैं भाई बताओ? द्विगुणित क्रॉसिंग ओवर इन डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर। 23 में करेक्ट आंसर मैं आपको अभी बता चुका हूँ। अभी मैंने जो 2 बजे क्लास ली है, आज ही मैंने 2 बजे क्लास ली है बायो की। ठीक है, लाइव क्लास आपकी 2 बजे होती है। अगर आप क्लास अटेंड करना चाहते हो लाइव क्लास बायोलॉजी की, तो इंपॉर्टेंट MCQ आपको कवर कराए जाते हैं, आप अटेंड कर लिया करो। ठीक है, आप लाइव क्लास 2 बजे अटेंड कर लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आज ही पढ़ाया आपको। द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर उत्तरदायी होता है किसके लिए? सहलग्न जीवों में पुनः संयोजन के लिए। जो सहलग्न जीन होता है, सहलग्न जीन होते हैं, जो जीन पास में होते हैं उनके पुनः संयोजन के लिए। ठीक है, जो जीन पास में होते हैं उनके पुनः संयोजन के लिए क्या होता है? द्विगुणित जीवों में जीन विनिमय उत्तरदायी होता है। ठीक है, किसके लिए? सहलग्न जीनों के पुनः संयोजन के लिए यह उत्तरदायी होता है। 23 में आपका सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण जिसने RNA प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था, बताओ भाई। सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण कौन सा है? बताओ भाई। डेवलपमेंट ऑफ RNA टेक्नोलॉजी बाज डिस्कवरी ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। अन्वेषण, सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण या फिर हमको कह सकते हैं खोज, अन्वेषण, डिस्कवरी। ठीक है, डिस्कवरी हम बोल सकते हैं, जिसने RDNA प्रौद्योगिकी के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। पॉलीमरेज, प्रतिबंध, लाइगेज या फिर प्लाज्मिड्स, कौन सा एंजाइम है? करेक्ट आंसर लगाओ। 24 में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर लगाओ, क्या होगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण अन्वेषण या फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है क्या है? प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसकी वजह से क्या होता है? लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी।
टेक्नोलॉजी, ठीक है। आरडीएनए जो प्रौद्योगिकी है वो किसकी वजह से डेवलप हुई थी? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम की वजह से, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोन होने वाले डीएनए खंड को कहा जाता है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ परसों के दिन जो मैंने क्लास ली थी बायो की, उसमें मैंने आपको बताया था क्लोन डीएनए, ठीक है। डीएनए सेगमेंट टू बी क्लोन्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? जीन खंड। बताओ भाई, जीन खंड, डीएनए फ्रैगमेंट, डीएनए इंसर्ट, प्लाज्मिड, क्या बोला जाता है? 25 में का करेक्ट आंसर लगाओ 25 का सी, ठीक है। डीएनए इंसर्ट क्या कहा जाता है भाई? डीएनए इंसर्ट कहा जाता है। क्लोन होने वाले खंड को क्या कहा जाता है? क्लोन होने वाले डीएनए खंड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए इंसर्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रथम जीव जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया, बताओ भाई। प्रथम जीन जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया, प्रथम जीव जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया कौन सा था? हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा होता है, इस्चेरिकिया कोलाई होता है जो कि इकोलाई वायरस होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मिक जेनेटिलियम होता है या फिर सेकेरामाइसिस सेरेवेसी होता है। कौन सा होता है प्रथम जीव जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया? बताओ भाई। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जीनोम सीक्वेंस्ड बाज, कौन सा है? करेक्ट आंसर लगाओ 26 में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। जो भी स्टूडेंट ए लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर होगा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा या फिर हीमोफिलीज हम बोल सकते हैं इसको, हीमोफिलीज इन्फ्लुएंजा, ठीक है। हीमोफिलीज जो इन्फ्लुएंजा जो जीनोम में वो अनुक्रमित किया गया। प्रथम जीव कौन सा था? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंजा का रोग वाहक होता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, जो कि इन्फ्लुएंजा का रोग वाहक होता है। इसका जीनोम क्या अनुक्रमित सबसे फर्स्ट में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, प्लाज्मिड का कौन सा वर्णन सर्वश्रेष्ठ है? बताओ भाई, प्लाज्मिड का कौन सा वर्णन सर्वश्रेष्ठ है? राइट आंसर लगाओ उसमें। प्लाज्मिड का कौन सा वर्णन सर्वश्रेष्ठ है? प्लाज्मिड ट्रांसजेनिक जीवाणु है, यानी कि आपको कथन है वो सत्य है, वो प्लाज्मिड के बारे में वो आपको यहाँ पे बताना होगा। 27वें में करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बताओ भाई। प्लाज्मिड डीएनए के वृत्तीय खंड हैं, बिल्कुल राइट है, वृत्तीय खंड है जो कि बाहरी डीएनए को जीवाणु जैव जैसी कोशिकाओं में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लाज्मिड डीएनए क्या है? कि वृत्तीय खंड होता है जो कि बाहरी डीएनए को जीवाणु जैसी कोशिकाओं में ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लाज्मिड। ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी प्लाज्मिड ट्रांसजेनिक जीवाणु है नहीं है, ठीक है। प्लाज्मिड जीवाणु या डीएनए के एक खंड के क्लोन है नहीं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन है। बताओ भाई, अगला क्वेश्चन आपका है सुनहला चावल है, बताओ भाई। गोल्डन राइस तो जानते होंगे भाई। गोल्डन राइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गोल्डन राइस वाला। बताओ भाई, गोल्डन राइस क्या है? चीनी में पीली नदी के किनारे उगाए जाने वाला चावल की एक किस्म है, एक ट्रांसजेनिक चावल जिसमें पी कैरोटीन प्रो विटामिन है पाया जाता है। सुनहरे रंग का सामान्य किस्म वाला चावल है, वन्य और सुनहरे आवास में वाला चावल है। बताओ भाई, राइट आंसर क्या होगा? गोल्डन राइस क्या है? करेक्ट आंसर लगाओ 28वें में करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 28वें में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ट्रांसजेनिक चावल है जिसमें क्या है? पी कैरोटीन या फिर क्या करते हैं? प्रोटीन विटामिन, ठीक है। विटामिन ए के लिए जीन है, कौन सा भाई? गोल्डन राइस है, वो क्या है? एक ट्रांसजेनिक चावल है, ट्रांसजेनिक, ठीक है, जिसको किसके द्वारा बनाया जाता है भाई? ट्रांसजेनिक चावल है जिसको क्या किसके द्वारा बनाया जाता है? गोल्डन राइस भाई, जिसमें पी कैरोटीन पाया जाता है। एक ट्रांसजेनिक राइस है, ट्रांसजेनिक चावल है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिक संशोधित फसल उत्पन्न किए जाते हैं। बताओ भाई, आनुवंशिक संशोधित फसल उत्पन्न किए जाते हैं किसके द्वारा? पुनर्योगी डीएनए तकनीक द्वारा, दैहिक संस्करण द्वारा, पारा प्रजनन द्वारा, सूक्ष्म प्रजनन द्वारा। क्या होगा? करेक्ट आंसर लगाओ आप। करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आपका 29वें क्वेश्चन में जो राइट आंसर लगा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट है, पुनर्योगी डीएनए तकनीक द्वारा, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है? आनुवंशिकीय संशोधित फसल उत्पन्न की जाती है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वो किसके द्वारा, किसके लिए उत्पन्न होती है भाई? किसके लिए उत्तरदायी होती है? आनुवंशिक या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? बताओ भाई, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न जो घाट है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न जो घाट है उसमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी। भारत में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, जैव विविधता का हॉटस्पॉट वह जैव भौगोलिक क्षेत्र है जो, बताओ भाई, जो जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, जैव विविधता के विनाश का संकट है, जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है और वहाँ जैव विविधता का विनाश का संकट है जहाँ वातावरण अत्यधिक गर्म है। हॉटस्पॉट नाम ही क्या है यार? हॉटस्पॉट इसका
नाम ही क्या आ रहा है, जब हॉट स्पॉट है तो ये क्या है, हॉट स्पॉट है तो इसको ये समझ लेना कि ये गर्म है, ठीक है। ये वातावरण गर्म नहीं होता है यहाँ पर, हॉट स्पॉट नाम है तो ये क्या है, एक जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण संग्रह है, ठीक है। जैव भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर क्या होता है, जैव विविधता के विनाश का संकट है, जहाँ पर जैव विविधता के विनाश का संकट है। एक हॉट स्पॉट है, एक पर्टिकुलर ऐसा एरिया जहाँ पे क्या है, जैव विविधता के विनाश का संकट है। आपका ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नीली व्हेल को रखा गया, बताओ भाई, नीली व्हेल को रखा गया, द ब्लू व्हेल इज प्लेस्ड अंडर, किस में, लुप्त प्राय प्राणियों में, असुरक्षित प्राणियों में, संकटग्रस्त प्राणियों में, दुर्लभ प्राणियों में। राइट आंसर क्या होगा, 32 में आपको करेक्ट आंसर लगाना होगा। 32 में आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लुप्त प्राय प्राणियों में, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल, ठीक है, किसमें, एंडेंजर्ड एनिमल, एंडेंजर्ड एनिमल मतलब लुप्त प्राय प्राणियों में, ठीक है। एंडेंजर्ड एनिमल यानी लुप्त प्राय प्राणियों में इसको रखा गया था, ब्लू व्हेल को, ठीक है। नीली व्हेल को किसमें रखा गया, लुप्त प्राय प्राणियों में। ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, गिर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान स्थित है, बताओ भाई, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहाँ है गिर नेशनल जो पार्क है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है मोस्टली, क्या होगा, गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, कहाँ उपस्थित है भाई, बताओ कहाँ स्थित है। राइट आंसर आपका 33 में क्या होगा, 33 में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। कहाँ स्थित है भाई, गुजरात में, गुजरात इज करेक्ट आंसर होगा। कहाँ पे है, गुजरात में। गिर जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान है वो गुजरात में उपस्थित है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है साथियों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताओ भाई, प्रैक्टिकली वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या है। भाई देखिए, आपको WWF की फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना होगा वर्ल्ड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वन्य जीव कोष, ठीक है। वन्य जीवों के लिए जो फंड रखा जाता है उसको बोला जाता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। वन्य जीव कोष, जिसमें क्या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कोष, फंड कोष होता है जिसमें पैसों को इकट्ठा किया जाता है। बताओ भाई, बताओ क्या होगा, प्रकृति के लिए वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है, बाघ, कंगारू, विशालकाय पंडा, भालू, क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा आपका 34 में राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर लगाओ। लास्ट क्वेश्चन आपका, इसमें तो करेक्ट आंसर लगा दो यार। राइट आंसर विशालकाय पंडा, और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, विशालकाय पंडा इज राइट आंसर। विशालकाय पंडा कौन सा है भाई, गेंट पांडा विशालकाय पंडा क्या होता है भाई, प्रकृति के लिए वन्य जीव कोष WWF का प्रतीक क्या, विशालकाय पंडा इज करेक्ट आंसर। तो साथियों आज के साथ इसी के साथ में आपकी सीरीज है, आज की जो 34 क्वेश्चन की सीरीज है वो खत्म होते ही ऐसी ही सीरीज देखने के लिए, ऐसे ही टेस्ट देने के लिए हमारे चैनल के साथ में आज ही जुड़िए और अपनी BSc नर्सिंग, RUHS BSc नर्सिंग एंड अदर स्टेट BSc नर्सिंग, GNM नर्सिंग, जहाँ पे भी 12th लेवल का सिलेबस आता है, जहाँ पे भी 12th लेवल का सिलेबस आता है, चाहे PCV हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे ग्रामर हो, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ में जुड़िए और प्रिपरेशन कीजिए। अगर ऐसे ही आप रोज टेस्ट देना चाहते हो तो आपके रोज शाम को ऐसे ही टेस्ट होते हैं, तो साथियों चैनल के साथ में जुड़कर ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQ आपको रोज कवर करवाए जाते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल, आपका हमारा व्हाट्सअप चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे उनकी PDF भी मिल जाएगी आपको, बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम तुरंत बच्चों तक वहीं होकर प्रोवाइड कराते हैं। बाकी लाइव क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन वहीं पर डाल दिए जाते हैं, बाकी बाद में वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी स्टूडेंट लाइक करके वीडियो को शेयर कर देना अपना साथियों के साथ में, ठीक है। वीडियो को शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट कर जाना, मेरा आज की जो सेशन है, आज की जो लाइव क्लास है, आज का जो टेस्ट है वो कैसा लगा आपको। टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। टेस्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर जाना, और चैनल के साथ में अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल के साथ में जुड़ जाइए, ऐसे ही रोज शाम को टेस्ट देने के लिए। बायोलॉजी की लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो आपकी 2 बजे लाइव क्लास होती है बायोलॉजी की, वो अटेंड कर लिया करो। और ऐसे ही 8 मॉडल पेपर मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। ये 34 क्वेश्चन तो मैंने बायो का आपको कवर करा दिया, बट इसमें पीछे फिजिक्स, केमिस्ट्री भी हैं। अगर ऐसे ही मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर आप लेना चाहते हो विद आंसर, तो 8 मॉडल पेपर मैं आपके लिए दे रहा हूँ। आप 7877677460 पे मैसेज करके ये प्राप्त कर लेना साथी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 1-2 दिन पहले भी लेते हो एग्जाम से, इन मॉडल पेपर को देख कर जाते हो, तो मैं आपको बिल्कुल गारंटी दे रहा हूँ आप 50+ नंबर आसानी से ला सकते हो, आप 50+ नंबर ला सकते हो, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो सभी इनमें से पूछे जाते हैं, ठीक है साथियों। तो बिना टाइम वेस्ट करते हो अब करते हैं लाइव को स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए बने रहना DB प्रो एजुकेशन के साथ में भाई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट 2 बजे की बायोलॉजी की लाइव क्लास में। थैंक यू so much all of you।